सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय माहौल चुनावी है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव सबको नजर आता है और चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सभी वर्गों को साधने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। लगातार एक कवायद चल रही है कि किस तरह यहाँ पर वर्गों को साधा जाए, क्योंकि यहाँ वर्गों को नहीं साधेंगे तो यहाँ पर चुनाव जीतेंगे कैसे। बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का लगातार दावा करती नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, इस बार 80 सीट का लक्ष्य रखा गया है और 80 सीट का लक्ष्य पाना बिना ओबीसी वर्ग के संभव नहीं है। हाल में जो मैनपुरी में, खतौली में और घोसी में जो चुनावी हार हुई है, उसको लेकर लगातार बीजेपी समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये वर्ग का हमसे जो लगाव था, जो जुड़ाव था, जो हमको 14, 17, 19, 22 के चुनाव में काम आया था, वो लगाव यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। तभी यहाँ पर खतौली, मैनपुरी और घोसी जैसी महत्वपूर्ण सीटें हारे हैं, जहाँ पर ओबीसी दलित वर्ग की खासी बहुतायत है। तो यहाँ पर बीजेपी भी इस मामले को बहुत संजीदा रूप से देखते हुए लगातार इसको लेकर मंथन कर रही है और आज इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ओबीसी वर्ग की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश भर के ओबीसी पदाधिकारी शामिल हुए, ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण यहाँ पर शामिल हुए, उत्तर प्रदेश ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप शामिल हुए, केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और धर्मपाल सिंह शामिल हुए। और सबका यहाँ पर मंथन यही था कि ओबीसी वर्ग को किस तरह आने वाले समय में अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर 14, 17, 19, 22 का चुनाव था, वो इस वर्ग ने बीजेपी के साथ खुलकर जनाधार दिया था। उसका परिणाम सबके सामने है। पर अगर ये वर्ग छिटक जाएगा तो यहाँ पर जो उम्मीद है वो भी छिटक जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस वर्ग में यहाँ पर आज पेड़ बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगातार इसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि मोहन भागवत यहाँ पर आरएसएस प्रमुख भी इस बात को लेकर कह चुके हैं और उनके द्वारा भी आने वाले समय में संपर्क अभियान चलाने की पूरी संभावना और अभियान लगातार चलेगा, चाहे सामूहिक भोज के माध्यम से, चाहे समरसता भोज के माध्यम से और तमाम तरह के माध्यम से यहाँ पर आने वाले समय में हमको देखने मिलेगा। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा ओबीसी जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर दोबारा जोड़ने की तरीके से उनके अंदर दोबारा उत्साह फूकने की भी कवायद चल चुकी है और साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी यहाँ उतारे जाएंगे, जो कि इस वर्ग के बीच में सरकार की और केंद्र सरकार की तो तमाम नीतियां हैं, तमाम योजनाएं हैं, उनको लेकर सामने जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का मिशन ओबीसी साफ तौर पर नजर आ रहा है और बीजेपी जानती है कि अगर ये वर्ग ने हमारा साथ नहीं दिया तो अब की बार 400 पार के हमारे जो दावे हैं, जो हमारी उम्मीद है, उस पर विघ्न पड़ सकता है। क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, तो विपक्ष INDIA बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुका है। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा पर कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह सच है कि देश का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ पीछे 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गांव-गांव पहुंचना, घर-घर जाना, ओबीसी समाज को जागरूक करना। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने किस तरह आजादी से लेकर अब तक, नेहरू जमाने से लेकर अब तक ओबीसी विरोध जो कांग्रेस पार्टी जो अपनाई है, काका कलेकर कमीशन गठित होने के बावजूद भी ओबीसी के उत्थान के लिए अनेक सिफारिश जो कमिटी ने दिया, नेहरू जी ने कम से कम काका कलेकर कमीशन का दोनों सदन में चर्चा न करते हुए ठंडे बस्ती में फेंक दिया गया था। ओबीसी मोर्चे का लक्ष्य है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर ओबीसी समाज के घर तक पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी का विचार सबका साथ, सबके विकास को के साथ ओबीसी समाज को जोड़ना। तकनीक का ज़माना है, इसलिए तकनीक का पूरा प्रयोग करते हुए
आज ओबीसी मोर्चा वर्कशॉप के माध्यम से पिछड़े समाज के बहुत सारे युवा कार्यकर्ताओं को एजुकेट करेगा, ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में तकनीक का प्रयोग करके यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। बीजेपी का मिशन ओबीसी, बिना ओबीसी के यहाँ पर सत्ता संभव नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर अश्विनी शाही अपने पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से प्रकाश श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फार्मर प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद से रजनीकांत मिश्रा जी अपने अनुभव की राय देंगे और गजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। अश्विनी भाई, चुनाव पास आ गए और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और जो अभी हाल में ही हार हुई है, चाहे मैनपुरी की बात करें, समय हो गया, खतौली की बात समय हो गया, पर घोसी के परिणाम भी यहाँ पर मन मुताबिक नहीं आए। बड़ी मेहनत की थी, बड़ी लगन थी और सबने बड़ा यहाँ पर साहस दिखाया था, और 42,000 से ज़्यादा वोटों से हार स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग की जो आस थी वो आस में कहीं कमी आई है, वर्ग कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की कवायद में चल पड़ा है। पर बीजेपी चूँकि हमेशा हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास करती है, और इस वर्ग को भी लगातार हम कई चुनावों में देखे हैं आपके साथ नजर आया है। अब यहाँ पर फिर एक पहल के तहत इस वर्ग को दोबारा अपने पाले में मजबूती से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 400 पार का लक्ष्य बिना इसके संभव नहीं है, कैसे देखते हैं? और देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। लेकिन घोसी की हार को भी हम स्वीकार करते हैं जी। 7 चुनावों में 4 जगह हम जीते, उसका भी जो है हम खुशी मना रहे हैं जी। यहाँ पर हारे हम बोक्सा वहां पर त्रिपुरा में देखिए हम 39 वोट विपक्ष को मिला था और 34,000 वोट हमको मिला था जी। तो वहां पर हमारी भारी जीत भी हुई थी। मगर हर लोगों को सबका साथ सबका विकास में हमारी योजनाएं जो चल रही हैं वो किसी एक जाति के लिए नहीं है, चाहे मकान देना हो, आयुष्मान कार्ड देना हो, राशन देना हो, बिजली देनी हो, गैस देना हो, या जनधन योजना का जो है खाते खुलवाने हो। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं कि जो हम किसी को देखकर न किसी जाति धर्म पंथ पर नहीं काम करते। अब रही बात ओबीसी की, जहां तक आपने बात मुद्दा उठाया, अभी बैठक हुई हम लोगों के यहाँ ओबीसी में, देखिए अभी किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नेगेटिव परसेप्शन फैलाने का काम किया नगर निगम चुनाव। अच्छा, ये लोग चाहते नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी ने कहा था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे जी। और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सब कुछ हुआ। जब चुनाव हुआ समय थोड़ा सा लगा और आरक्षण के साथ चुनाव हुआ, तो इसका मतलब कि हम आरक्षण के साथ हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो 27% आरक्षण मिल रहा है, उस 27% आरक्षण में लगभग जो है ओबीसी की 2633 जातियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो 97 जातियां हैं, मतलब जो समूह है जातियों का, वो 10% का लाभ उठा रहे हैं उस 27% में, और 1674 जो हैं वो सिर्फ 2% का उठा रही हैं। 534 है वो 6% का उठा रहे हैं, और 228 हैं जो 9% का उठा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि कितना इसमें अनियमितता है, विसंगति है कि ये लोग उसमें भी जो है, जो क्रीमी लेयर है वो 10% उठा रहा है जी। जो एकदम से नीचे जाती हैं 1600 उनको मिल नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, इसी के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया। अच्छा, रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हो गया है। अब देखिए आने वाले दिनों में हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये 27% में क्रीमी लेयर और गरीब की बात नहीं करेंगे, सबको बराबर करने की बात कर रहे हैं। और ये मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां, जिसमें हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, और मैं आपको उसके भी आंकड़े देना चाहूंगा कि वोट परसेंटेज हमारा जो है, अभी चुनाव हुआ 19 में जी, उसमें अपर ओबीसी 40% दिया, लोअर ओबीसी 44% दिया। SC ST में हम 14 में 24% पाए, 19 में जो है 34% वोट पाए। तो ये सबको जब लाभ मिलेगा, जिसको मकान मिलेगा वो सोचेगा ना, अभी तक ये छलते रहे लोग
जी। जिसको गैस सिलेंडर मिला, कहेंगे लोग ना कि पहले लाठी खाते रहे गैस के लिए, कनेक्शन के लिए एमपी साहब से लिखवाइए, अच्छा, कनेक्शन मिल जाए तो फिर सवेरे से शाम तक लाइन लगवा कर लाठी क्या खाइए। बात है बिजली का कनेक्शन जो है नहीं मिलता था, जी। अब आयुष्मान में 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं दवाई के। शौचालय में किस तरीके से महिलाएं जो है क्या सड़क पर बात है, जो बहुत बेआबरू अच्छा। होती थी, वो शौचालय भी दिया गया। तो उनके लिए ही काम किया गया, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो। अच्छा, यही दर्द है विपक्ष को, अच्छा। इंडिया अलायंस को यही दर्द है तो कि यहाँ अब पर तो जो इन्होंने सबके लिए काम कर जी, दिया जी, और वो सबके लिए काम दिखने लगा है, जी। इसलिए मोदी मोदी जिंदाबाद हो रहा जी। है, बाकी लोग किनारे हो तो गए हैं। असली भाई जी, आपने बहुत जी। अच्छी बातें की, तमाम तरह की बातें कही, बड़ा अच्छा लगा, सबको बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। पर ये बताइए कि यहाँ पर जब हम बैठक कर रहे तो ओबीसी वर्ग की बैठक कर रहे हैं, अगर आप सबके लिए काम करें, सबकी बैठक बुला लिए तो मिली जुली तो अच्छा लगता है, विपक्ष सवाल नहीं उठाता। पर यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की यहाँ पर चूंकि जो वर्ग कहा जा रहा है कि आपका साथ दिया, तमाम आंकड़े यहाँ पर आपने गिनाए, तो यहाँ पर अगर साथ दिया है, अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो उसके लेके आप इसको मिशन को लेके आए, संवाद स्थापित किया जाएगा और चौपाल लगाई जाएगी और दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए संघ प्रमुख भी इस बात को कह चुके हैं। तो जब अगर आप सबके लिए कर रहे हैं और तो सबके यहाँ पर कार्यक्रम कर लिए होते तो अकेले ओबीसी वर्ग का कार्यक्रम क्यों किया? या आने वाले समय में उनका भी करेंगे? नहीं नहीं, देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूं, देखिए मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूं गौरव भाई जी। और ज्यादा नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने पसमानदा मुसलमानों की बैठक की, उस पर भी इन लोगों का बयान आया। अच्छा। ओबीसी की भी बैठक की, वो भी जो वो हो गया। और आज का अखबार है हिंदुस्तान अखबार, क्या बात है? इसमें आज ही के अखबार में छपा हुआ है कि भाजपा ने दलितों के कल से प्रदेश भर में दलित बस्तियों में जाएगी पार्टी नेताओं की टोली। हर बस्ती में जाकर जुटाएंगे उनका फीडबैक। अब बताइए क्या है, अंत्योदय व एकात्मवाद के मंत्र पर हो रहा है भारत का उदय। अच्छा। तो अब सबके लिए कर रहे हैं। तीन लोग तो आ गए ना, दलित आ गए, अच्छा, पसमानदा मुसलमान आ गए, अच्छा, ओबीसी आ गए। क्या बात है। अब जो पिछड़े लोग हैं सबको तो हम समाहित कर लिए। अच्छा। अब समाजवादी पार्टी की तरह पीडीए, अच्छा, एक पीडीए बनाया है। अच्छा, पीडीए बनाया है, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक। चलिए, ये आपको कुछ सुना लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कि लालू यादव जी जब सरकार में आए थे 80 के दशक में या 90 के दशक में जब भी आए थे, उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। अच्छा। यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अच्छा, लाला साफ करो। अच्छा, साफ करो। आज वही पीडीए में कर दिया इन्होंने। पीडीए इन्होंने नहीं कहा साफ करो, लेकिन पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। कहाँ गया भूमिहार, कहाँ गया राजपूत, कहाँ गया ब्राह्मण, कहाँ गया बनिया, कहाँ गया वैश्य? इन्होंने छोड़ दिया उसको। तो ये उसके ऊपर चल रहे हैं। अच्छा। और हम लोग सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। रविंद्र भाई बचा लेगा, वो आप पे आरोप लगा रही है, सीधा सीधा कह रहे हैं आप पीडीए की बात कर रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम तो सबको लेके चल रहे हैं। बड़ा दर्द है सुनी भाई को। आप पीडीए की बात क्यों करते भाई, और बाकी क्यों आपने क्यों छोड़ दिया भाई, सवर्णों को छोड़ दिया? जी, पीडीएस कर लेते, पीडीएस कर सकते थे। जी रविंद्र भाई, जो आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि वो तो पता नहीं किसी इंडी अलायंस की बात करते हैं। इन लोगों ने कोई एक इंडी गठबंधन बना रखा है, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। तो उस इंडी का खुलासा ये लोग कर नहीं रहे हैं। अच्छा। खाली डिबेट में बोलते हैं। अरे जब बना लियो इंडी कोई प्रपोज तो उसको बताना चाहिए। अब जो आप पिछड़ा दलित पे बात करना चाह रहे हैं, उसके 3 कालखंड की बात करूंगा मैं। जी। संघ का जो उद्भव हुआ जी, वो पिछड़ा, दलित, वनवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के विरोध में हुआ। अच्छा। इसके 3 कालखंड हुए। गुरु गोल गांवाकर जी, मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी कैसे इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। गुरु जी ने अपनी किताब लिखी बंच ऑफ थॉट्स। अच्छा। उसमें कहा कि मैं आरक्षण की वकालत जात के आधार पे नहीं करता हूँ। यहीं पर वो पिछड़ा, दलित, वनवासी विरोधी हो गए। फिर गुरु जी ही कहते हैं, 1966 में एक लेख लिखा उन्होंने ऑर्गेनाइजर में कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने का फैसला गलत और फिजूल का था।
महिला विरोधी विचारधारा। अगला कालखंड मोहन भागवत जी का देख लीजिए। मोहन भागवत जी लगातार 2015, 2019 बार बार ये कहते हैं कि आरक्षण जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए। 2015 में कुल्लू में कहा, बनारस में कहा, 2019 दिल्ली में कहा, और इस साल कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो अपने उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जातियों को पीछे कर दो, इनको सहभागिता ही मत करने दो। अब इनकी महिला विरोधी विचारधारा मोहन भागवत जी की। अभी इसी साल मार्च में समलखा में इन लोगों ने बैठक किया और मीडिया में इनके सर कार्यवाह ने बताया कि संघ की शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला कालखंड आ जाइए नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने संघ की विचारधारा को मूर्त रूप दे दिया, क्योंकि जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं, नौकरियों की बात होती है ज्यादातर, इन्होंने सरकारी नौकरियां ही खत्म करके या तो उसको नौकरियां खत्म कर दिया या तो उसको आउटसोर्सिंग कर दिया। अच्छा। तो संघ की मूल विचारधारा को इन्होंने लागू कर दिया कि अब तुम्हारा आरक्षण मैं ऐसे खत्म कर देता हूं। अब अभी उन्होंने एक झूठ बोल के बैठक बुलाई। अच्छा, झूठ बोल के बैठक बुलाई कि महिला आरक्षण विधेयक लेके आएंगे जी। उसमें से भी पिछड़ा, दलित, वनवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं को बाहर कर दिया, जबकि ये आभासी विधेयक है। नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं कब आएगा ये। अच्छा। लेकिन वहां से भी बाहर कर दिया। अच्छा। अब इनका चरित्र 1990 में दिखाई पड़ता है, जब मंडल कमीशन लागू किया आदरणीय तत्कालिक प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी साहब ने, और 27% आरक्षण दिया पिछड़े वर्ग को। तो इसी को मुद्दा बना के जी बाहर हो गए ये लोग। और इसका विरोध किया और सवर्ण बच्चों को इतना उकसाया कि उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल लगा के आग से जला दिया जी। और इसके विरोध में उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया 1979 में। रविंद्र भाई, मेरा तो ये इनकी जो विचारधारा है, आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, वनवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने मूर्त रूप से दे दिया हुआ है। ठीक है। इसका परिणाम ये हुआ है कि 22 राज्यों से घट के 7 राज्यों में है। सवाल ले लीजिए। पिछले 8 चुनाव लगातार हार चुके हैं, आने वाले चुनाव भी हारेंगे। जी धन्यवाद। रविंद्र भाई, मेरा सवाल आवाज आ रही है आपको मेरी? रविंद्र भाई जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने इनको सारा वर्गों का विरोधी बता दिया, पर जो पीडीए है वो भी तो चुनावी है व्यवस्था है, उसमें आपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात की है, सवर्ण समाज को आगे बिसरा दिया है। क्या सवर्णों का वोट आपको नहीं चाहिए? इन पे तो आपने तमाम तरह के आरोप लगा दिए। पीडीए को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पीडीए को जब कहते हैं, जब भी सुनना हो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनिएगा। अच्छा। गरीब, पिछड़ा, हाँ, दलित, हाँ, अल्पसंख्यक, सवर्ण। तो पीडीए का फुल फॉर्म देख लीजिए। हाँ। गरीब सवर्ण भी हो सकता है जी। अच्छा, गरीब सवर्ण भी हो सकता है। चलिए, जब ये बात कही जाती है, अरे पीडीए का मतलब चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। कहते हैं लोग। इस सामाजिक मुद्दा को लेके गुरु गोरखनाथ भी चले थे। चलिए, इस सामाजिक मुद्दा को लेके महात्मा कबीर भी चले थे। मैं समझ गया। इस सामाजिक मुद्दा को लेके सावित्रीबाई फुले भी चली थी। इसी सामाजिक मुद्दा को लेके डॉक्टर अंबेडकर चले थे। इसी सामाजिक मुद्दा को लेके माननीय कांशी राम भी चले थे और हम भी चल रहे हैं। ठीक, मैं समझ गया। पीडीए में समझ क्या कहते हैं, अंडरस्टूड है। समझ गया, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस जयप्रकाश भाई क्या कहेंगे भाई यहाँ पर बीजेपी के मिशन को, और रविंद्र भाई की बात पे क्या कहेंगे? अब तो आपके साथी है, उल्टा तो बोल नहीं पाएंगे आप, टारगेट तो बीजेपी को करेंगे और कर रही कार्यक्रम करने दीजिए। क्या दिक्कत है? आप लोग क्या दर्द है आप लोगों को? आप लोग कुछ कर नहीं रहे, वही कर ले कम से कम। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेचुरल रूप से मैनेजमेंट और इवेंट के बूते ही उनकी सरकार चलती है। अच्छा। तो अब उनको एक ऐसा कार्यक्रम करके कहिए कि दिल बहलाने गालिब ख्याल अच्छा है, करते रहे। अच्छा। वरना पिछड़े का और भारतीय जनता पार्टी से वही रिलेशन हो सकता है जितना हमारा आपका चंद्रमा से होगा।
क्योंकि अगर इनकी पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, बाकी तो रविंद्र भाई ने बताया ही है, तो इनको जब जनसंघ था या फिर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से व्यापारी और उच्च वर्ग के, बल्कि इनके पहले के वैचारिक मार्गदर्शन करपात्री जी को भी देख लीजिए, तो जमींदारों पूंजीपतियों के यहाँ ये लोग रहते थे। अच्छा। अंग्रेज परस्त कितने बड़े थे वो भी बताना विषयांतर होगा, किसी से छिपा नहीं है। अब पिछड़े की दृष्टि से अगर यूपी पे केंद्रित हो जाए मुद्दे पे, अगर ये पिछड़ों की रहनुमाई कर रहे हैं, अश्विनी शाही भाई बड़ा अच्छा कह रहे थे कि पिछड़ों में भी एक चंद जाति है और अगड़ों की बड़ी चिंता है। अरे सरकार तो अगड़ों में हमारे गौरव भाई श्रीवास्तव जी भी हैं, और ये कोई मतलब अग्रवाल भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। तो आप कहिए कि अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की उच्च सदन में एक खास जाति पे काहे फिदा है? अच्छा भाई बाबा जी के सजातीय लोगों का 1/3% क्यों है? अच्छा, तो मतलब अगड़े कहें कि नहीं नहीं हमको आरक्षण चाहिए आपके संगठन में, वो कोई मतलब नहीं है, वो उस समाज का आंतरिक मसला है। अच्छा। कि ओबीसी अपने को उप विभाजन के लिए मांग करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। जब गांधी जी ने कहा कि तुम छोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये था कि पहले आप जाइए। अंग्रेजों ने यही तर्क दिया था कि आप में इतनी अराजकता हो जाएगी, आप लड़ मरेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एनार्की हमें पसंद है। अच्छा। लेकिन आप पहले जाइए, हम लड़के मर के फिर जो असली भारत होगा आएगा। तो असली इनको ये चिंता नहीं है आरक्षण की, जैसा बताया ही रविंद्र जी ने। 89 में जब मंडल आयोग मतलब लागू हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का रोल छिपा है क्या? क्यों सरकार गिरा दी वीपी सिंह का भाई? तो असली बात, और इनके देख लीजिए पिछड़े नायक चाहे कल्याण सिंह रहे हों, उमा भारती हों, उमा भारती जी ने क्या कहा महिला आरक्षण पे कि वो तो हमारे दल की नहीं है ना। और ये आभासी जो कह रहे थे बिल, रविंद्र भाई अच्छा कह रहे थे। अच्छा। मैं बता दूं कि लोकतांत्रिक अगर चेतना संस्कार होता तो इनको तो शायद, अश्विनी जी तो पढ़ते लिखते, इनको याद होना चाहिए। अच्छा। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो इनके चंद सांसद थे जनसंघ के, और वो लोग यही तर्क दिए थे नेहरू जी को। अच्छा। कि अभी चुनाव होना है 51 में, और आप संविधान सभा, चूंकि जनता से चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो संविधान सभा पार्लियामेंट बन गई थी, तो उन लोगों ने कहा अभी आपको भारत का भविष्य तय नहीं करना चाहिए, चुनाव में जीत जाइए फिर हिंदू कोड बिल लाइए। अच्छा। और वो वहीं स्टे हो गया, और बाबा साहब तो खैर इसी मुद्दे पर रिजाइन भी दे दिए। और फिर नेहरू जी सभा में चुनाव में ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हिंदू कोड बिल लागू करेंगे। अच्छा। और फिर वो लागू हुआ। और एक नरेंद्र मोदी जी हैं, देखिए, अरे भैया अगर इतनी ही आधी आबादी पे आपको मतलब ऐसी है तो लागू करिए ना। भारतीय कौन रोक रहा? आपके पास बहुमत है, विपक्ष भी समर्थन कर दिया था। अच्छा। तो एक ये है कि आगे 10 साल में किसका नेतृत्व होगा, क्या दशा होगी, लेकिन ये है कि उद्घाटन करना इनका मूल काम है, तो कर रहे हैं, मूल काम है। और जो पिछड़ों की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े मतलब होता है किसान। अच्छा। और किसान 1,77,00,000 किसान परिवार हैं, उनकी 27 रुपया दैनिक आमदनी है। पंजाब का 1/3। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? कोई एग्रीकल्चर रिसर्च पे बजट बढ़ा हो? किसानों का आलम है कि पूरे भारत में 14.5 करोड़ इन्हीं के मनरेगा का आंकड़ा, और उसमें 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहे। भूमिहीन हो के वो दिहाड़ी मजदूर बनते हैं, और दिहाड़ी मजदूर का जो सबसे बड़ा योजना है वो हमारी ही है, मनरेगा। और वो यूएनओ सहित सब लोग बताते हैं, मनरेगा का बजट जानते हैं कितना कर दिया इन्होंने? 30,000 करोड़ काट दिया। अब 40 दिन रोजगार मिलता है। उसका परिणाम ये है कि जिस उत्तर प्रदेश की बड़ी सुनहली तस्वीर, अश्विनी भाई का अंदाजे वह बड़ा अच्छा है। अच्छा। खैर गलत पार्टी में है। अच्छा, तो ये है कि ये कह रहे थे कि अब धिवरी के बजाय मतलब सौभाग्य से प्रकाश हो गया है, और जो है आंगन के भीतर इज्जत घर आ गया है, और आवास इन्होंने दे दिया है। आयुष्मान भारत से अब कोई रोग है ही नहीं है, कोई इलाज बिना कहाँ मर रहा है। ये भूल गए कि जिला अस्पताल में 1 लाख पे 13 बेड है। आप में सारी चीजें बता दीजिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो अब ओबीसी को लेकर मैं बता रहा हूँ, इसका अगर वर्गीय विश्लेषण आप करेंगे, चूंकि मनरेगा में अब 30 दिन रोजगार मिलता है। अच्छा। इनके बजट के कारण। तो अगर आप देखेंगे कि खेत से उजड़ने वाले का सोशल बेस क्या है, तो आपको अधिकांशतः पिछड़ा मिलेगा। अच्छा। जो पैकेज पे नहीं जा रहे उसका कारण, जब दिहाड़ी मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूरों को चूंकि आपने खत्म कर दिया, और वो तो आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हमको 40 मतलब करोड़ दिहाड़ी मजदूर शहरों में चाहिए, अमीरों की नौकरी करने के लिए। चूंकि यहाँ तो जैसे भी हैं उनके अपने पुरखों का घर है, और माटी
कहे जल जंगल जमीन से उनका रिश्ता है, लेकिन वहां जाके स्लम एरिया में रह के ड्राइवर के लिए, घरेलू काम के लिए गांव के लोगों की जरूरत है, तो वो 40 करोड़ को उजाड़ने के लिए मनरेगा का बजट कम किया गया। तो इन्होंने तो उजाड़ना शुरू किया। और आंकड़ा है, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो पढ़ते लिखते हैं 1,23,00,000 लोग उत्तर प्रदेश से पैकेज पे नहीं गए हैं। कहाँ गए? यही मतलब कहिए मुंबई चेन्नई दिल्ली कोलकाता मंगलुरु जो मेगा सिटी है वहीं जा रहे हैं। तो वो कौन जा रहे हैं? क्या सवर्ण जा रहे हैं? और एक चीज जो ये कह रहे थे पीडीए सवर्णों का क्या है? अरे भाई सवर्ण ही लोहिया थे। अच्छा लीजिए। और सबसे बड़े सामाजिक न्याय के उद्गाता बुद्ध थे, क्षत्रिय थे। तो बात ये नहीं है। और ये हिंदुत्व को हम ही बचा रहे हैं। अच्छा। अगर ये जान लीजिए कि हिंदुत्व में एक पार्टिकुलर जाति और धर्म का प्रभुत्व हो जाएगा और सोच ऐसी होगी कि अखिलेश यादव तो अब इलीट क्लास के हो गए ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी कुर्सी पे जो गंगा जल डालने वाली सोच है, जो सीधी में पेशाब करने वाली सोच है, इस मनुवादी सोच के खिलाफ सवर्ण ही लड़ता है। डॉक्टर लोहिया भी लड़े, बुद्ध भी लड़े। तो आप ये मत सोचिए कि वो उसे आपको भी लड़ना चाहिए, ठीक है कि, लेकिन आप कभी लड़ेंगे ही नहीं। रविंद्र भाई, रजनीकांत जी, आप भी सबकी बात करते रहते हैं। बीजेपी लगातार अपने व्यवस्थाओं में लगी हुई, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी है और नए सिरे से यहाँ पर ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को साधने का प्रयास पूरा हो रहा है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अश्विनी भाई ने कहा यहाँ पर कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। सबके लिए काम करते हैं। देखिए, ये ठीक है, इनके पार्टी की बैठक थी जी, इन्होंने अपनी एक तैयारी की, तो ये इनका अंदरूनी मामला है, करें जी। लेकिन जो ये तरीका है उसको अभी खुद कहा कि व्हाट्सएप, उनका आपने स्टेटमेंट सुनाया इनके अध्यक्ष का कि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इसको प्रचारित करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इनका एक इवेंट है, इसको ये करते रहते हैं। इवेंट है, हाँ बिल्कुल, और हर चीज में है, हर चीज का कारण क्या है कि ये किसी की बात सुनते ही नहीं, टॉप टू बॉटम ये इनके वहां है कि अपनी बात कहेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, ठीक है, और सुनने का मौका भी नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि खुद ही बोलेंगे और किसी को कोई जवाब सवाल का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। देखिए, दलित पिछड़ों की जहां तक बात, देखिए पानी बहुत बह चुका, पानी बह गया, पानी बहुत बह चुका। और ये छोटे जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं, इनको आप कम मत आकिए। देखिए, इसमें अब वो चीजें जो इन्होंने राशन बांटना, ये करना, ऐसा करना, इससे वोट बिटोरने की जो एक परंपरा थी, इससे इनको अब आघात लगा के लग रहा है अब ये चल नहीं पाएगा। तो अब जातियों पर सम्मेलन करो, जातियों पर बैठक करो, जातियों को तोड़ो, जातियों को जोड़ो। अच्छा, उसका ये भी है, अभी आपने देखा जैसे अल्पसंख्यक की बात हो रही थी, तो सदन में अल्पसंख्यक के लिए क्या किया गया पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा। अभी सदन में एक अल्पसंख्यक को जिस तरह से, एक सांसद को जिस तरह से बेइज्जत किया, अच्छा। तो उसको देखा पासमानदा का बैठक कराइए चाहे जिसकी कराइए, अच्छा। लेकिन आपके विचार क्या है वो सामने आता है जी। मैं आपको बताऊं दलितों की बात, अभी एक धावक है हिमा दास का नाम आपने सुना, कब इन्होंने 5 गोल्ड मेडल लाई भारत के लिए, बिल्कुल लाई है, उसकी चर्चा नहीं करते। अच्छा। कभी उसकी बात नहीं करते, कोई दलितों पिछड़ों की कोई बात ही नहीं करते। अच्छा। अब चूंकि ये 2000 चुनाव में इनको थोड़ा पराजय मिला है, अच्छा। तो अब इस पर इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। समय बीत चुका है, समय बीत चुका है, समय बीत चुका है। सुनी भाई हंस रहे हैं, लेकिन समय बीत चुका है। अच्छा। अब ये अच्छा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी करती है, गम है जो देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव जीतने की तैयारी करती है, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, खतौली का जख्म है। और हम जो है, देखिए, हम किसानों की बात करते हैं, और किसान में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, पर अल्पसंख्यक हो, कोई हो जो नहीं है जी। बहुत अच्छी बात लगी आपने किसानों की बात कही, तो किसानों को क्या पश्चिम में क्यों करते, पूर्व के किसान नहीं, देखिए एक मिनट और जगह भी जाएगा, एक मिनट हम आपको देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात आप करेंगे, किसानों को बना देना चाहते हैं। आपको एक बात बता दूं कि चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे आदमी थे, एक मिनट सुनिए, जिन्होंने किसानों की पहचान दिलाई, जिन्होंने किसानों की पहचान दिलाई, और किसानों को लोगों ने जाना, किसानों पर बात करना शुरू किया जी। देखिए, अब हम गठबंधन के साथ हैं। अच्छा। और गठबंधन से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो। तो रोक रखा क्या? सुनिए, नहीं, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, हमारा चुनाव लड़ने की एक सीमा हो जाती है। अच्छा, नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो
मैं तो यानी किसानों नहीं तो आप कैसे कहते हैं कि आप पूर्व में बात नहीं करते? नहीं आप कैसे कहते हैं? अरे मैंने दौरा नहीं देखा कभी, नहीं जैन का दौरा नहीं देखा कि वहाँ गए हो या संगठन मजबूत कर रहे हो। हो सकता आपको इधर आप एक बात कह सकते हैं कि इधर 1 साल के अंदर जैन जी का प्रोग्राम पूरब में नहीं लगा है, लेकिन अब हम पूरब में भी नहीं गए थे प्रचार करने के लिए। क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? अरे वो बनारस गए थे, वो कहाँ नहीं गए थे? अच्छा। हम जब गठबंधन में चुनाव लड़े थे 2019 में, हमारे नेता अजीत सिंह जी कहाँ नहीं गए थे? हम 22 में भी कहाँ नहीं गए थे? आपने उसको कवर नहीं किया, आपको जानकारी नहीं है, देख नहीं पाए। नहीं आप नहीं देख पाए। अरे किसानों की संगठित शक्ति पश्चिम में बची है। अच्छा। और प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से बोल दिया, मैं बता रहा हूं, ये चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह किसानों के गरीबी का विस्तार हो जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो किसान हमारा मॉडल क्या है? अच्छा। पश्चिम की तरह समृद्ध हो, संगठित हो, राजनीतिक सहभागिता पाए, कि जीवन निर्वाह के कृषि में मजदूर जो है यहाँ का मनी ऑर्डर, एक लड़का मुंबई चला जाए, संगठित काम करे। अब तो सेना को भी छीन लिया इन्होंने, सेना को अग्निमित्र बना दिया। तो ये विरोध पश्चिम से इसलिए हो रहा है कि किसानों की आखिरी आशा बची है, जिसको ये बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ी है कि नहीं हो गया। मैं भी बात लेता हूँ आपकी, प्रवक्ता आपसे बात लेता हूँ। प्रकाश श्रीवास्तव भाई, आप भी खूब लगातार संघर्ष करते रहते हैं, चर्चाएं भी आती रहती हैं, क्या कहेंगे भाई? आप तो बोलते हैं हम सबके साथ हैं, सबकी बात करते हैं, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। बीजेपी यहाँ पर अपने जो जनाधार है, जो परंपरागत उनका वोट बैंक रहा है पिछले कई चुनावों से, उसको मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। आम आदमी पार्टी क्या नीति होने वाली है? कि उत्तर प्रदेश में आपको कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, हाँ निकाय चुनाव में जरूर कुछ आपको सफलता हाथ मिली है, पर लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव भी स्वयं बयान दे चुके हैं कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपकी पृष्ठभूमि होने वाली है, क्या करने वाले हैं, और बीजेपी के इस अभियान पर क्या कहेंगे? प्रकाश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। जितने प्रवक्ता बैठे उनको मेरा नमस्कार जी। गौरव जी, खतौली, मैनपुरी और घोसी ये चुनाव 2024 की नवैयत तय कर चुका है। अच्छा, तय कर दी, क्या बात। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ गई, ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि 2024 का चुनावी नवैयत। अच्छा, अब बात आती है ओबीसी की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से दलित को, ओबीसी को, SC ST को इंसान मानती ही नहीं है। अच्छा गौरव जी, मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे पास प्रमाण है, तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप जैसे पत्रकारों ने, न्यूज चैनल्स नहीं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिलती है। मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ। सीतापुर की घटना हुई जिसमें एक युवती के साथ गैंग रेप होता है, 5 लोग उसको गैंग रेप करते हैं और सब मर्डर करते हैं, फिर उसकी हत्या हो जाती है। फिर मैं आ जाता हूँ सोनभद्र में, एक दलित देवेंद्र नाम था, एक ओबीसी देवेंद्र नाम के थे, उनके कान पर पेशाब करी जाती है। सोनभद्र का एक किस्सा और आता है जहां पर एक उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग का लाइनमैन एक ओबीसी आदमी के अपने पैर पर थूकता है और उसको चटवाता है। अच्छा, और ये तो दूर जिले की बात हो गई। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लेता हूँ। अच्छा, कैंट क्षेत्र में एक लड़की का अपहरण होता है और उसको 24 घंटे उसके साथ 3 बार बलात्कार होता है और उसको फेंक दिया जाता है। ये तो उत्तर प्रदेश की नवैयत होगी गौरव जी। प्रखर भाई, मुद्दे पे बात करूंगा मैं। एक बात मैं बोल दी, मुद्दे पे आइए जी। जी, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब बात हम कर देते हैं देश की। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस प्रकार का है कि ये SC ST OBC इनको अछूत मानते हैं। अच्छा, राम मंदिर का शिलान्यास होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने जाते हैं। उस वक्त के हमारे राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। अच्छा, ये राम मंदिर के शिलान्यास की बात हो गई। नए संसद की बात कर लेते हैं। जब उसका शिलान्यास करा गया तब उसको कोविंद जी को, हमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। जब उसका संसद का उद्घाटन होता है हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। प्रकाश श्रीवास्तव, मेरा सवाल ले लीजिए। आपने तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगाए। आपने कहा ओबीसी एसटी एसटी विरोधी है, छुआछूत मानते हैं। राजेंद्र पाल गौतम का नाम सुना है आपने दिल्ली में? जी, उन्होंने एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे तो उनको निकाल दिया गया था। आपको जानकारी है इस बात की? आपको मैं वो कौन से वर्ग से आते हैं, वो किस वर्ग से आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जो आपने जी क्यों निकाल, क्यों हटा दिया गया था? ये जो आप एक बात जो कह रहे हैं, आप देखिए गौरव जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और तभी तो पूछा है मैंने, आपकी तभी पूछा है, सब जानकारी है मेरे को। हाँ, किसका कितना प्रेम है सब पता है मुझे। हाँ, मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी से आज भी वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े तो है, जुड़े तो है, मुझे पता है, पर उनको हटा गया था जी, पर हटा दिया था। अपने वर्ग को लेते हुए उन्होंने अपने वर्ग को लेते हुए जी क्या पत्र दिया और उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की, देखिए हमारी पार्टी जो है जी, वो मैं समझ गया, अश्विनी भाई भी समझ गया। चलिए, हो गया, चलिए मैं दोबारा आपकी बात लूंगा पे। चलो ठीक है, गजन भाई बोले, गजन भाई जल्दी बोले, फिर मैं बाकी मेहमान बोलता हूँ। जी, चुनाव है जी, संगठन है, पार्टियां हैं, अपने अपने कार्यक्रम तो कर रही है जी। जहां तक रहा कि नहीं, रविंद्र भाई बोल रहे थे उसमें एस साइलेंट है। नहीं, देखिए ऐसा है, साइलेंट क्या है सबको मालूम है जी। जब आपने एक सीधा दे दिया पीडीए जी, तो रहिए पीडीए जी। अपर कास्ट तो जानता ही है कहाँ जाना है उसको। अच्छा, वो छोड़ दीजिए आप। हाँ, मुद्दे पर हम लोग आते हैं यहाँ पर जी। ओबीसी के पास जो वोटरों की बात है या संगठन में जिसके पास में ताकत है, उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टी है ना जी, भारतीय जनता पार्टी और नहीं तो समाजवादी पार्टी जी। बाकी लोग कहाँ हैं जी? बाकी लोग अगर आज के डेट में उत्तर प्रदेश में चाहें जी कि हम भी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन यहाँ करें जी, तो झुंझुना मिलेगा इन लोगों को। अच्छा, संगठन है ही नहीं है। अच्छा, चुनाव तो संगठन में लड़ा जाएगा ना। अच्छा, और जिसके पास संगठन है वो चुनाव जीतेगा। और संगठन कहाँ है? तो भाजपा के पास है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पास। अच्छा, लड़ना इन्हीं लोगों को है उत्तर प्रदेश में, और तो कोई लड़ने वाला नहीं है। अच्छा, सीटें भले दे दी जाए कि जाओ वहां पर, ये देखिए ऐसा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो ठीक, या आम आदमी पार्टी या लोकदल। नहीं, कांग्रेस तो हल्का क्यों ले रहे हैं आप? कांग्रेस को, हमारी पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल को। देखिए बात क्या हो रही है संगठन की। हाँ, कांग्रेस जानती है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में धरातल पे संगठन नहीं है, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे लोग, लड़ेंगे चुनाव। हाँ, लेकिन किसके बल पे? अच्छा, समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्योंकि संगठन उनके पास है। अच्छा, उनके लोग आएंगे और कांग्रेस इस चीज को चाहती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा होना चाहती है, जिंदा होना चाहती है, क्योंकि इनके पास एक रास्ता, अगर ये उत्तर प्रदेश में जिंदा हो जाते हैं तो इनके पास पहले प्रयास किया था, दिल्ली दूर नहीं है, नुकसान हो गया था वहां, दिल्ली दूर नहीं है। गजेंद्र भाई, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, गजेंद्र भाई, दो बच्चे जब साथ आए थे, हाँ, वह माहौल देश का कुछ और था। अच्छा, माहौल दूसरा बदल गया, और आज देश का माहौल कुछ और। क्या बात? वह बच्चा थोड़ा सा अब बुद्धिजीवी हो रहा है, बुद्धिजीवी हो रहा है, तो इसलिए उसका लाभ कौन सा बच्चा बोल रहे हैं? अब छोड़ दीजिए वो, ठीक है, बच्चे की याद दिलाई जब पूछ लिया मैंने। मैं तो यह कह रहा हूँ, देखिए धरातलीय जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत चुनाव लड़ा जाता है वो संगठन है, और संगठन के रूप में हर पार्टी काम करना चाहती है। अब जो नहीं कर रहा है वह अंगुली उठा रहा है। अच्छा, ठीक, कि ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा वोट नहीं। अरे भाई, अगर उनके पास वोट नहीं है, उनके पास ओबीसी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, लीजिए ठीक, SC SC के सबसे ज्यादा सांसद हैं। अभी बात हो रही आरक्षण की, भाई आरक्षण की बात में क्या कर लेंगे आप जी? आप केवल आरक्षण पे काम करेगा, जो भी पार्टी आती है। अच्छा, आरक्षण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरक्षण के अलावा रास्ता कोई है देश में? आप कभी शिक्षा के, एक आप पार्टी आई ना दिल्ली में, उन्होंने दिखाया अच्छा कि शिक्षा में हम कुछ देश में नया कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, कोई पार्टी शिक्षा पे बोलने वाली नहीं है। अच्छा, बच्चे अब आप ऐसे देख लें,
ओबीसी के बच्चे, हम तो देख ही रहे इस साल का रिपोर्ट है, ओबीसी के बच्चे 34% बच्चे ग्रेजुएशन में नहीं जाते हैं। अच्छा। कौन सी सरकार काम करती है? जो है सरकार वो आज की डेट में जिम्मेदारी ले। और ये हालात आज से नहीं है, ये हालात लगातार आप देखते जाए। SC SC में क्या हालात हैं? उनके यहाँ तो 56% बच्चे कभी भी ग्रेजुएशन नहीं जाते। अच्छा। यहाँ तक कि अब यह हालात क्या हो गया है, अपर कास्ट में हो गया है। इस बार 12% बच्चे ग्रेजुएशन करने नहीं गए। तो हालात सबके दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। ठीक है। आरक्षण जैसी जो बातें बार बार हो रही कि उनको आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण की बात नहीं कर रही है बीजेपी। अरे भाई आरक्षण हटाने की बात करो। ठीक है। अश्विनी भाई सबका जवाब दे दीजिए। जयप्रकाश भाई भी बड़ा मुस्कुरा रहे थे आपकी बात को लेकर। जी वो बोल रहे हैं। देखिए दो तीन बातें हैं जवाब देने का। जी बोल लीजिए। आपने कहा अभी आरएलडी के नेता से कि पूर्वांचल में आप किसानों की बात नहीं करते हैं। जयंत जी सच्चाई है कि नहीं गए, इन्होंने मान लिया। और योगी सरकार ने क्या किया, किसानों के लिए मुनेरवा चीनी मिल बंद थी, वो चलाई, इन लोगों ने बंद करके बेच भी दिया था। अच्छा, दे दिया। पिपराइच चीनी मिल चालू कराया। फर्टिलाइजर कारखाना जो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे सपने में, किसानों के लिए ही चालू कराया गया। ये किसके लिए किया गया? अच्छा। उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो, और इस सीजन में एक उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्री और चालू हो जाएगी। दूसरा आया कि आम आदमी पार्टी का मिशन। आम आदमी पार्टी का मिशन क्लियर है, भ्रष्टाचार। एक आदमी चीख कर कहता रहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और देखिए कल 50 करोड़ से ऊपर 200 करोड़ शादी कर रहा है, 10 लाख रुपए एक रूम का उनके रेंट है एक दिन का जी। और वो भी बाकी कितने बाराती गए थे, क्या क्या हुआ। तो ये भ्रष्टाचार है। अच्छा। उनको भ्रष्टाचार, उनका ये लक्ष्य ठीक है, भ्रष्टाचार करना है। अच्छा। एक पर एक फ्री बेचना है। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिलनी है। अच्छा। बहुत चीजें हैं। अब मैं आता हूं आरक्षण और उसकी बात पर। उत्तर प्रदेश में अभी 2019 में एक बेमेल गठबंधन बना। अच्छा। 17 सीटें हैं SC ST की यहाँ पर रिजर्व, जिसमें से यहाँ की जनता ने, देवतुल्य जनता ने हमको 15 सीट दिया। 2 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत पाई। अब बताइए किसके साथ कौन कहाँ है, अब ये देखने वाली बात है। ये लोग 1-2 सीट, जैसे मैनपुरी जीत गए, नेताजी की एक चीज थी, कर्म भूमि थी, वो उनका लोगों ने एक एहसान चुका दिया। अब पता चल जाएगा इस चुनाव में। अच्छा। कि कौन जीतता है कौन हारता है। जाएंगे लोग। अच्छा। अब देखिए, देखते रहिए ना। अभी कितने जीते थे 2014 में? 5 सीटें जीते थे लोग, वो भी परिवार के बाहर कोई जीता था, बताइए हमको। अच्छा। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस की स्थिति 7% थी 2017 के चुनाव में, और अब आकर 2% पर रुक गई है। यहीं पर नारा दिया था प्रियंका जी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। भाई मजबूरी में किस तरीके से वंदन अधिनियम जब पेश हो रहा था, सबने वोट दिया। और कहते रहे लोग, अभी किसी रविंद्र जी ने कहा आभासी है। अरे आभासी है तो भाई आप क्यों विरोध करते थे? क्यों विरोध करते थे? क्यों नहीं 10 साल पहले पास करा दिया? हमने किया और हम लागू कराएंगे। आप तो राज्यसभा में पास करा कर रखे थे भाई जी। और मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी विरोध कर रहे थे। सुरेंद्र यादव आज बिहार में मंत्री, उन्होंने फाड़ दिया था उसको। तो ये लोग विरोध करने वाले हैं और हम लोग उन चीजों को ले आ रहे हैं। अब आभासी कह रहे हैं, बताइए किस दहशत में ये लोग वो किए थे? रविंद्र भाई, आप पूछिए। आभासी बोल रहे हैं जी, जवाब दे दिया। सुनील भाई बहुत नाराज है आपसे। नहीं, अगर वो वास्तविकता एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो उनकी नाराजगी का जवाब जनता दे ही रही है। अच्छा, दे रही है। 22 राज्यों से घट के 6 राज्यों में आए हुए हैं। हाँ। तो हम नाराज होकर क्या करेंगे? जनता ने नाराज होकर जवाब दे दिया है। अच्छा। आरक्षण संविधान सम्मत है, बिल भाई ने कहा। तो अगर वो आरक्षण का विरोध करते हैं तो संविधान का विरोध करते हैं। अश्विनी भाई अगर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो संविधान का विरोध कर रहे हैं। अगर आरक्षण शब्द से इतना घृणा है तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। होती तो नगर निगम में रविंद्र भाई हम क्यों विधेयक लाके ले आए हैं आरक्षण, या ऑर्डिनेंस के जरिए आरक्षण को समाप्त कर दें, जैसा कि गुरु गोविंद जी करते थे। कुछ बोल रहा है आपकी बात पर, असली कुछ बोले आप रविंद्र जी? आरक्षण का विरोध होता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते नहीं, और अभी नगर निगम चुनाव में आरक्षण लागू नहीं कराते हम। रिपोर्ट हम विरोध नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव परसेप्शन फैला रहे हैं। जी, नेगेटिव फैला रहे हैं। जयप्रकाश भाई, अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बन के कुशीनगर में जाते हैं
तो दलित बच्चों को, दलित परिवारों को उनसे मिलाया जाता है जी। तो उनको साबुनों से रगड़ रगड़ के नहला के सेंट छिड़क के ले जाके तब उनसे दूर से मिलवाया जाता है, नजदीक नहीं चढ़ने दिया जाता है। अच्छा, यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। अच्छा, निकाय चुनाव की बड़ाई कर रहे थे, निकाय चुनाव में हमने कर लिया। इस निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन 30% वोट पाई हुई है। अच्छा, मेयर चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं, शहरी पार्टी है, फिर जीती है, लेकिन 30% वोट के साथ आज तक ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ जो 77 से पहले था उसका सबसे कम वोट पाने का ये रिकॉर्ड है। फिर ये बताते हैं कि हमने फर्टिलाइजर खुलवा दिया गरीबों के लिए जी। नरेंद्र मोदी जी ने हर फर्टिलाइजर के बोरे में से 5 किलो फर्टिलाइजर कम कर दिया। अच्छा, और दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। ये फर्टिलाइजर की वास्तविकता है। कब फर्टिलाइजर का कारखाना गोरखपुर का चढ़ेगा आभासी बिल की तरह, हम भी देखेंगे, और कब मिलेगा ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, जयप्रकाश भाई को लेता हूँ। जी धन्यवाद। जी जयप्रकाश भाई। देखिए, लगता है शाही जी चले गए। और एक बात बड़ी अच्छी गजेंद्र जी भी कह रहे थे, शाही जी भी कह रहे थे कि हमारे पास नहीं, ये भी कह रहे थे कि संख्या किसके पास है और संगठन किसके पास है। तो संख्या ही अगर मतलब कौम की रहनुमाई करती तो महाराणा जब लड़ रहे थे तो सारे छत्री मुंसबदार तो अकबर के पास थे। अच्छा, और 87% अंग्रेज जब मंगल पाड़े बगावत कर रहे थे तो 87% तो काले सिपाही थे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि लीडरशिप और सोच क्या है। अच्छा, लीडरशिप जिस आरक्षण की बात कर रहे थे कि दलितों से प्रेम है, मुख्यमंत्री कार्यालय में जब वो बेचारे रिपोर्ट लेके गए तो 2023 में 22 में भी अगर उनका जूता चप्पल उतरवा लिया जा रहा, तो सवाल तो उस सोच का है। और दूसरा, जहां तक संगठन की बात गजेंद्र जी कर रहे थे, भारत निश्चित रूप से मूर्ति पूजा और नायकों का देश है। अगर संगठन इतना ही अच्छा रहता तो अटल जी के बाद 10 साल ये विपक्ष में रहे, संगठन तब भी था। और याद कर लीजिए कि 2007 से 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश में भाजपा का कितना प्रतिशत वोट था, कितने प्रतिनिधि थे, कितना बड़ा संगठन कौशल, तब भी संगठन महामंत्री था। चूंकि नरेंद्र मोदी जी की छवि जैसी भी झूठ के बुनियाद पे जैसे भी इवेंट से लोग गढ़े, तो एक मतलब आर्टिफिशियल नायक आए उस समय, चलिए मौसमी बुखार था, उतर गया है। अच्छा। तो उस आधार पे दिए। इस देश में जब भी ऐसे बहुमत आए हैं, या तो कोई दुर्घटना ही हो जाए, अच्छा। बड़े पेड़ उखड़ जाए तो भी होगा सहानुभूति में, वरना नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी का भी कथा, मोदी जी की एक कृत्रिम छवि गढ़ी गई थी। इस देश की तारीख ऐसी है ही नहीं। सबसे बड़ा संगठन तो कम्युनिस्टों का है और सबसे न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब उतना कमिटेड संगठन भारत में है ही नहीं किसी का। तो भाजपा के पास तो पूरी संघ की फौज है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हारती क्यों है? भारत में तो आवाम का जो चुनाव होता है वो स्वाभाविक सी बात है कि जनता जब मन बना लेती है कि नहीं इनको हटाना है, तो फिर वो निश्चित रूप से चले जाते हैं। बड़ी बार बोल दिया आपने, जयप्रकाश भाई को बड़ा खराब लगा आपकी बात। देखिए ऐसा है, चूंकि कांग्रेस को बराबर संघ से दिक्कत है। अच्छा, बड़ा संघ, कोई नया बात नहीं। और दूसरी चीजें बता दें, आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट महोदय से आग्रह कर लेना चाहिए कि टीवी पे सार्वजनिक रूप से बैठ के आरक्षण हटाओ जैसा असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अनैतिहासिक बात करनी नहीं चाहिए। क्योंकि आरक्षण कोई रोजगार नहीं है। शायद आरक्षण को सही संदर्भ समझे नहीं। जब संविधान सभा में इस पे बहस हुई थी, आरक्षण सहभागिता के लिए है। आरक्षण, अरे भाई आप आरक्षण को रोजगार समझ रहे हैं? देखिए सुनिए, बताओ, आप आरक्षण को मतलब नहीं समझते। आज तक है ना, आप आरक्षण का विरोध करें। आरक्षण आज तक क्या जरूरत है उसकी? सुन लीजिए इनका 10 साल का ऐसे आदमी को आप बतौर एक्सपर्ट बैठा दे। अरे बिल्कुल जो आरक्षण पे इस तरह की बात करेगा। अरे तो सुनिए, 10 साल का भारत में आज तक क्यों है? अभी यही विश्लेषण दे रहे थे कि शिक्षा पे दलितों के कितने छात्र छोड़ रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जनरल के कितने छोड़ रहे हैं। मूल पर मूल पे काम नहीं करना है, लॉलीपॉप देना है। अच्छा। उस लॉलीपॉप पर देश की जनता चले, लोकतांत्रिक सोच, देश की जनता लॉलीपॉप पर चले। इन लोगों को कोई काम न करना पड़े। अच्छा। जनता आपस में लड़े। अच्छा, जनता आपस में लड़े, ये लोग अपनी रोटी सेके। अब मैं आता हूँ संघ पर। इन्होंने कहा कि संघ, भाई संघ से तो आपको दिक्कत है,
क्योंकि संघ एक संगठन है जिससे लड़ने में आपको बहुत यार, एक दिक्कतें हो मर्दवादी रही हैं। संगठन तो भारत विरोधी हर हो। जगह वो है। जब पाकिस्तान बंटवारा करवाने वाला अकेला संगठन ऐसा है, पाकिस्तान को भी कहाँ बनाने वाले चलेगा? आप ही लोग हैं, कहाँ इतिहास चलेगा? देश को बांटने वाले भी आप ही लोग हैं। ये सब बातें मत लाइए यहाँ पर। रहा सवाल ये संगठन से, भाई संगठन आपके पास नहीं है तो चिड़चिड़ा क्यों रहे आप यहाँ पर? क्या नहीं है भाई? कैसे उत्तर प्रदेश में संगठन आपके पास नहीं है, अरे ये कहाँ आप भी जानते कर्नाटक में हैं, संगठन गया था? आप भी जानते हैं और यहाँ कहाँ पर गया था बैठे हुए कर्नाटक सब में लोग संगठन? जानते हैं, यहाँ पर बैठे हुए भारत- सभी लोग भारत जानते माने हैं कि भारत आपके का पास भूगोल संगठन इतिहास नहीं कुछ है। पता है आपको? संगठन विहीन कांग्रेस उत्तर प्रदेश अरे में पहले है। बुद्ध विहीन बात करना बंद करिए। देखिए, आरक्षण की बात कर रहे हैं। संगठन ये इस तरह के आदमी को आप बैठा देते हैं डिबेट में, जो करा आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा? आप जो है ये बताइए सार्वजनिक रूप से बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण की बात की इसी पे मुकदमा होना चाहिए। करिए ना मुकदमा, सार्वजनिक रूप से गजेंद्र भाई, अराजक बात कर रहे हैं। गजेंद्र भाई, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सारे विपक्ष सारे आप टीवी के मंच पे आके इस तरह मनुवादी वाली बात करेंगे? आप कहेंगे आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये ऐसे आदमियों को मंच पे नहीं आना चाहिए जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी बात कर रहा हो। जनता को लालीपाप, ये कोई मतलब नहीं है। आरक्षण को लालीपाप शब्द कहे, आरक्षण को लालीपाप शब्द कहने के लिए माफी मांगे, आरक्षण को लालीपाप कहने के लिए माफी मांगे, बिल्कुल माफी नहीं तो इनपे भी इनको आप बहिष्कृत करवाइए। ऐसा जिसपे सारे दलों की सार्वजनिक सहमति हो। गजेंद्र भाई, अगर आरक्षण नहीं होगा तो वर्गों को आगे बढ़ाएंगे कैसे? ऐसी बात क्यों बोलते भाई? देखिए टीवी कैसे का वर्गों को मंच आगे इसलिए बढ़ाएंगे? नहीं बोला, गली मोहल्ले की भाषा बोलिए। और आपके पास अगर बुद्धि का अभाव है तो क्यों टीवी चैनल पे आते जो हैं? लोग शिक्षा पे काम नहीं अरे किए, शिक्षा बड़े वो लोग बड़े आज विधि यहाँ पर शिक्षा बैठ माने करके भी मालूम है भाषणबाजी कर आपको? रहे हैं। जी, आपको क्या भाषण दे रहे मालूम हैं यहाँ शिक्षा? पर बैठ करके यहाँ पर। चलिए, हो गया आपको आरक्षण जरूरी इसलिए भी है गली क्योंकि वर्गों मोहल्ले को वाले आगे लेके छोटियों जाना को है। नहीं लाना चाहिए। गजेंद्र भाई, वर्गों को लेके कौन आगे जाएगा भाई? आरक्षण बना से दे। राष्ट्र हमारा पीछे जा रहा है। चलिए बताइए, चलिए, आप रजनीकांत गली जी बोलिए। मोहल्ले के आरक्षण से हमारा गजेंद्र राष्ट्र भाई, बौद्धिक पीछे जा हैसियत के रहा आदमी है। को एक्सपर्ट बना देंगे जी। बौद्धिक और आप हमारे ले बच्चे आएंगे बाहर यहाँ जा आपको रहे कह हैं। देंगे आरक्षण हटाओ। बौद्धिक हमारे बच्चे जिस पे बाहर जा भारत रहे के हैं। सारे ठीक है, राजनीतिक दल दुनिया के सहमत हैं, देशों को सारे हमारे लोग बच्चे सहमत जाकर हैं के कि चला रहे आरक्षण हैं। हटाओ। आरक्षण के रूप में चलिए, यहाँ ठीक से है। लोग जाते हैं वहां पर। गजेंद्र भाई, आरक्षण जरूरी इसलिए वर्गों को कौन आगे बढ़ाएगा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वर्गों को अच्छा ये बताइए मुझे, महिलाओं को बाबा सहभागिता साहब को कैसे कौन सा- मिलेगी? सुनिए बताऊं, महिलाओं को बाबा साहब सहभागिता को कैसे कौन सा मिलेगी? था लेकर आरक्षण? जी, बाबा साहब को कौन से मिला था आरक्षण? अच्छा, आप बच्चों को किताब नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे, व्यवस्था चल नहीं रजनीकांत देंगे, जी बोलेंगे अब। साधन समय हो नहीं गया, देंगे, समय हो गया। आप चलो, हो साधन गया, नहीं हो गया, देंगे हो गया। और केवल क्या चल देंगे, रजनीकांत जी बोलेंगे। आरक्षण ले चलो, लो, समय हो गया, साधन नहीं समय हो गया, यही मुद्दा नहीं बोलिए। ध्यान है। मैं कह रहा था गली मोहल्ले के आदमी को बैठा लिए हो। चलिए, अरे बाबा साहब 1900 आरक्षण भारत में 1909 के एक्ट से शुरू अरे हुआ। यहाँ बात हो रही है। 1919 अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ? 1932 में बाबा साहब का कॉन्फ्रेंस साधन में मिला गए है। थे। बाबा साहब पे बाबा साहब इनको का मालूम ही साधन नहीं मिला है। है। चलिए, बाबा साहब अरे को मुद्दे साधन पे आइए, मिला है। मुद्दे पे वो आइए। दलित वर्ग की रहनुमाई करते ही गए थे भैया। चलिए, मुद्दे पे और ये इनको मालूम ही नहीं है। अरे हमें सब मालूम है। चलिए, रजनीकांत जी बोलेंगे। अब डिबेट पहली करिए, बात हो तो गया। ऐसे गजेंद्र भाई हो गया, सुनिए, गजेंद्र भाई। एक चीज गजेंद्र ध्यान भाई, से गौरव गजेंद्र से भाई हो लेकर गया। के डिबेट कीजिए, देखिए, उस पे चलिए, टीवी फिर का भी डिबेट मुद्दा है। में ये आरक्षण की बात होती है, चलिए। कांग्रेस जो है गली मोहल्ले के उसको लेकर बुद्धिहीन के आदमी बैठना चाहे चलिए। बैठा लेते चलिए, हैं। रजनीकांत जी बोलेंगे, चलिए, बोलिए। जो आपकी डिबेट और आपका स्तर चौपट कर दे कहते आरक्षण बाबा हटाओ, क्या ऐसा है? आरक्षण हटाओ। अरे बिल्कुल अरे ऐसा कोई आदमी बोल सकता? बिल्कुल चलिए। और आप उसको बोलने की बिल्कुल बोलना जिस चाहिए। आदमी पे गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई, प्लीज। कार्रवाई होनी ये चाहिए। शब्द मत पर बोलिए, पास प्लीज। होती है लगातार गजेंद्र होती भाई, है। गजेंद्र भाई, प्लीज। रजनीकांत जी बोलिए, डिबेट मत करिए। देखिए बाबा साहब, आपने कहा कि बाबा साहब को कौन सा आरक्षण मिला, जी। तो बाबा साहब को संरक्षण मिला, बिल्कुल आरक्षण नहीं मिला लेकिन संरक्षण मिला। और बिना पैसे के बाबा साहब नहीं पढ़े। बिल्कुल जो कहते हैं कि बाबा साहब लैंप के नीचे पड़े, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। सुनिए, जिसका फादर सूबेदार था अंग्रेजों के जमाने में, हाँ। वो लंटेन के नीचे नहीं पड़ता। ये झूठी बातें गढ़ी जाती हैं। राजा बड़ौदा ने उनको इंग्लैंड तक पढ़ाया। जी। सुनिए, जी। तो उनको मिला, जी। लेकिन सब दलित को नहीं मिल सकता, इसलिए उनको आरक्षण देने की बात हुई। क्या बात? अगर बाबा साहब को मिला सही बात है। तो सबको नहीं मिल सकता। जी। शायद बाबा साहब को इसका आभास था कि मुझे तो मिल गया, लेकिन नहीं मिल हर सकता। दलित को नहीं मिल सकता। जी। इस पर बहस बहुत बड़ी है, जी। फिर कभी किया जाए। चलिए, चलिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रह गए, वो अपनी बात दोबारा नहीं रख पाए, पर चूंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि आने वाले समय में इस तरह की और बैठकें होंगी, चर्चा यहाँ रही, पर चर्चा आते जाते घूमते फिरते आरक्षण पे जाके टिक गई। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिना आरक्षण के यहाँ पर संभव कैसे होंगी चीज़ें। अगर हमको यहाँ पर अलग व्यवस्था बनानी है तो यहाँ पर अलग अलग वर्गों को जगह कैसे मिलेगी, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सका। पर यहाँ पर जो मुद्दा मेन था, वो मुद्दा ये था कि ओबीसी वर्ग को लेकर, दलित वर्ग को लेकर बीजेपी लगातार कबायद में जुट गई है कि इस वर्ग को कैसे दोबारा अपने साथ लाया जाए।
और ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है और साथ साथ ये चुनौती आने वाले समय में विपक्षियों के लिए भी है। क्यों अगर ये वर्ग पूरी तरह बीजेपी के साथ 14, 17, 19, 22 में नजर आया था, अगर फिर 24 के चुनाव में नजर आ गया तो यहाँ पर विपक्षियों की जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो सकती है। बीजेपी अपनी कबायर में लगी है तो विपक्षी यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत इस वर्ग को बीजेपी से अलग किया जाए। अब आने वाले समय में वर्ग किसका साथ देगा वो वक्त बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है, इस वर्ग की बात सब करते हैं पर इस वर्ग के लिए काम करता कोई नजर नहीं आता। यहाँ पर दलित वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पर ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, बढ़ाते भी हैं, पर अभी भी तमाम संसाधनों का अभाव और तमाम ज़रूरतों का अभाव इस वर्ग के पास है। आज भी अत्याचार उन पर होता है, आज भी वो समस्या से पीड़ित है और आज भी गरीब है। अगर वास्तव में इस वर्ग के लिए कुछ करना है या वास्तव में इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लेके आना है तो राजनीति से परे इस वर्ग के लिए काम करना शुरू करिए। और ये अपील मेरी केवल बीजेपी से नहीं, सरकार से नहीं, बल्कि विपक्ष से भी है कि वास्तव में अगर इस वर्ग के लिए आपके दिल में प्रेम है और चाहते हैं तो इस वर्ग को आगे आने के लिए, बढ़ाने के लिए नीति बनाएं। बैठ के चलती रहेंगी, दौर भी चलती रहेंगे, अभियान भी चलते रहेंगे। 24 चुनाव पास है, सब कुछ चलता रहेगा, पर यहाँ पर जरूरी भी है इस वर्ग को आगे बढ़ाने की कवायद। अगर वो वास्तविक रूप में निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी चलेगी तभी वर्ग आगे बढ़ेगा और तभी हमारे विश्वगुरु बनने का सपना साकार हो सकेगा, क्योंकि वर्ग हर जगह पर निर्णायक भूमिका में है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।